जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल RSG एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आप लोग को पता है घड़ी में 9 बज गए हैं और 9 बजे हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच को शुरू किया था, जो कि फाउंडेशन बैच है। दोस्तों, इस क्रम में हम लोगों ने पिछला वीडियो जो कि पुर्तगाली से था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोगों को डच कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ लें तो बस कंप्लीट हो जाए पढ़ाई, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो और इसी पढ़ाई के बलबूते आप लोग एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें और अपने आप में एक गर्वान्वित महसूस हो कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया है और अच्छा मेरा नंबर आया है और अच्छे जॉब लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट भी करें वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में क्या आपको गलत लगा वो भी कमेंट करें, ताकि उससे होगा ये कि अगर आपको कुछ गलत लगा हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे एहसास हो सके कि मैंने गलत बताया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो पूरी तरह से सही पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई इसमें गलत वाली बात है नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप क्लास में अपने समय अनुसार 9 बजे रात्रि में खाना पीना खा के आराम से क्लास कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग डच। तो दोस्तों, डच को जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि यूरोपीय को आने का क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर उसके बाद डच आए 1595 में, फिर उसी क्रम में अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश इस तरह से आए। तो हम लोगों ने पुर्तगाली कंप्लीट कर लिया है, अब डच के बारे में है पढ़ना। तो दोस्तों, चैनल को अंत तक देखें, आपके लिए कुछ लास्ट में कुछ नया है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डच जो है कि 1595 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। डच को हम लोग नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के भी नाम से जाना जाता है। डच को नीदरलैंड या हॉलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। डच जो है कि सबसे पहले सुमित्रा द्वीप पे आए थे, जो कि सुमित्रा द्वीप कहाँ है तो आपका मेडागास्कर में है, ठीक है। सुमित्रा द्वीप कहाँ है? मेडागास्कर में है, ठीक है। चलिए, ये जो डच आए थे ये 21 वर्ष का चार्टर्ड लेके आए थे, अर्थात परमिशन लेके आए थे। मतलब कि उनको भारत और आपके इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए एक चार्टर्ड परमिशन दिया गया था, ठीक है। इसके निर्देशक को हम लोग जेंटलमैन 17 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी एक डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की है, ठीक है। इसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कि मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया और लगे हाथ दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर डाली, जो कि पुलिकट में है। पुलिकट कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट पड़ता है, ठीक है। और यही पुलिकट में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया और यहीं पर मतलब पुलिकट में ही सोने के सिक्के ढाले, अर्थात स्वर्ण ए पैगोडा, मतलब जो स्वर्ण सिक्के इन्होंने डाले उन्हें पैगोडा कहते हैं। तो स्वर्ण ए पैगोडा, ठीक है। इन्होंने आया तो था मसालों के व्यापार के लिए ही, लेकिन इनकी रुचि जो है कि कपड़ों में ज़्यादा रही और इन्होंने कपड़े का व्यापार करना शुरू कर दिया, अर्थात भारतीय कपड़ों को विश्व बाजार में भारतीय कपड़ों को विश्व बाजार में जो एक्सरे मान्यता दिलाने वाली बात जो होती है
वो डचों ने किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डचों ने भारतीय कपड़ों को विदेशों में जाकर निर्यात किया, अर्थात एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा इन्होंने चावल, नील, अफीम ये सब का भी निर्यात वगैरह किया है, ठीक है। लेकिन डच जो है कि अपना प्रभुत्व जो है कि कभी भी भारत पे जमा नहीं सके। इसका 2-3 कारण 4 कारण है। कारण ये है कि सबसे पहले तो जो पुर्तगाली आए थे, क्योंकि डच से पहले पुर्तगाली आए थे, तो वे लोग ये जो व्यापार करते थे डच लोग, तो उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ भी इनसे व्यापार करने के लिए जो है कि क्या कह सकते हैं कि अंग्रेज़ भी जो इनसे व्यापार जो करते थे तो इनसे खफा थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है। और ये डच थोड़ा कमज़ोर भी थे, इसीलिए ये किसी तरह का ना अंग्रेज ना ही पुर्तगाली को किसी तरह से कोई हस्तक्षेप करते थे। अपना काम ये आराम से करते थे। लेकिन कुछ ऐसा समय आया जिस समय में इनको अंग्रेज से युद्ध करना पड़ा। वो समय था 1757 का। 1757 एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें कि अंग्रेज और डचों के बीच लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से खफा थे, ठीक है। और अंग्रेज चाहता था कि मेरा शासन भारत पे जमा रहे और डच चाहते थे कि मेरा शासन जमा रहे, और पुर्तगाली तो अपना शासन जमा के बैठ गए थे, ठीक है। पुर्तगाली कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत समझते थे भारत में, और वो मजबूती के साथ मतलब कि अपना प्रभुत्व जमा सके। लेकिन अभी अंग्रेज के सामने जो है कि 2 दुश्मन थे, एक पुर्तगाली और एक डच। तो इन्होंने पुर्तगाली तो अपना, क्योंकि वो पहले से आए थे तो वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के अर्थव्यवस्थिक सारी चीज़ों को, इंटरनली क्या मैटर है वो सारी चीज़ पुर्तगाली जान चुके थे। लेकिन अंग्रेज और डच को भी समझने में टाइम था, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि पहले डच को हटाओ, उसके बाद पुर्तगाली को हटाया जाएगा। तब 1757 ईस्वी में जो है कि अंग्रेज और डचों में लड़ाई हुआ, और जो है कि किसकी, डचों की बुरी तरह से पराजय हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई, ठीक है। और डच यहाँ से फिर भागकर जो इंडोनेशिया चले गए, मुख्यतः वो बाज़ार अपना इंडोनेशिया में ही किए। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपका एक समरी था। अब हम लोग अंदर जो देखते हैं एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में देखते हैं। ये तो आपका एक समरी ही था। चलिए आते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये इनका आने का क्रम हो गया, और कंपनी की स्थापना का ये क्रम हुआ। सीधा हम लोग डच पे आते हैं। मैंने आपको भी बताया कि डच को हॉलैंड या नीदरलैंड का निवासी भी कहते हैं, ठीक है। इनका आगमन पुर्तगाली के बाद हुआ, सही बात है। पुर्तगाली आए थे 1498 में, लेकिन डच का आगमन हुआ था आपका 1595 में। कब हुआ था? 1595 बोलिए या फिर 96 बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, डच जो है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आए थे, जैसा कि पुर्तगाली भी केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आए थे। और आपको पता है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, क्योंकि जो पिछला वीडियो देखे हैं पुर्तगाली वाला, उनको बहुत ही अच्छे तरह से पता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो। चलिए, 1596 में पुर्तगाली डच जो है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते सुमित्रा तथा बेनथाम पहुँचे थे। सुमित्रा आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में, ठीक है। सुमित्रा इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए, 1602 ईस्वी में डच यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड के संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर एक संयुक्त डच कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी रखा गया। मतलब प्रस्ताव पारित किया गया और यहाँ पे वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी के नाम से भारत में कंपनी रखा गया, ठीक है। इस कंपनी को भारत और पूर्व के देशों जैसे इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में 21 वर्षों का चार्टर परमिशन दिया गया। कहने का ये तात्पर्य हुआ
कि इनको व्यापार करने के लिए तो छूट मिला ही मिला, लेकिन उसके बाद अगर किसी तरह से कोई हस्तक्षेप करता है इनके व्यापार में तो उनको आक्रमण करने का भी छूट मिलेगा, और उसके साथ साथ इनको विजय भी होना है, ये भी इनको छूट दे दिया गया 21 वर्षों तक। तो कौन दिया? तो कंपनी को कौन दिया? तो यहाँ के संसद ने दे दिया छूट कि जाइए आप व्यापार कीजिए भारत में, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होता है तो आप सीधा आक्रमण कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए। इनके निदेशक को, डायरेक्टर को जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो डायरेक्टर होते हैं उनको जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। डच ने जो है कि अपनी पहली फैक्ट्री, मतलब पहली और अस्थायी फैक्ट्री कोरोमंडल तट पर मुछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। तो कोरोमंडल तट आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कोरोमंडल तट किधर किसको बोलते हैं? कोरोमंडल तट हम लोग भारत के पूर्वी घाट जो होता है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है मुछलीपट्टनम या उसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ इन्होंने, डचों ने पहली फैक्ट्री, वो भी अस्थायी फैक्ट्री जो है कि स्थापित की। तो क्वेश्चन आता है कि अस्थायी फैक्ट्री डचों ने कहाँ स्थापित की? तो मुछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम। आपने एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि मैंने एक इसको बोल्ड करके अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन इसलिए मैंने किया है और बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी तो समझने वाली बात है। ठीक है, आपको याद यही सब रखना है, बाकी समझते चलना है। ठीक है, 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर है, पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इसका मुख्यालय भी यही बनाया। कहने का मतलब ये है कि पहली फैक्ट्री और अस्थायी फैक्ट्री तो इसने मुछलीपट्टनम में की, लेकिन दूसरी फैक्ट्री किसके साथ समझौता किया? तो चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट के पास दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुलिकट कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश के तट पे पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरी फैक्ट्री इसने पुलिकट में करा, और इसे ही अपना इन्होंने हेडक्वार्टर अर्थात क्या बनाया? सॉरी, हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय बनाया। ठीक है, और इसी मुख्यालय में अर्थात पुलिकट में ही डचों ने स्वर्ण सिक्के को ढाला, मतलब सोने के सिक्के को ढाला, जिसे हम लोग पैगोडा कहते हैं, जिसे हम लोग नहीं वो लोग पैगोडा कहते थे। ठीक है, अर्थात स्वर्ण ए पैगोडा। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वर्ण ए पैगोडा क्या है? तो स्वर्ण ए पैगोडा डचों द्वारा ढाला गया सोने का सिक्का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए, शुरुआत में ये भी पुर्तगाली की तरह मसाले का व्यापार करते थे, परंतु कुछ समय के पश्चात उन्होंने भारतीय कपड़े, अफीम, चावल, नील आदि के निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये तो आए तो थे मसाले का व्यापार करने के लिए, लेकिन इनको मसाले से ज़्यादा जो है कि दिलचस्पी कपड़े में होने लगी, अफीम में होने लगी, चावल और नील की खेती में होने लगी। तो इसका ये विश्व के बाज़ारों में जो है कि निर्यात करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ के कपड़े को विश्व के बाज़ार में प्रचलित करने का श्रेय जो है कि किसको जाता है? डचों को जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत क्या था और क्या हो गया। हमारा भारत जो है कि मतलब यहाँ के, मतलब भारत के कपड़े को बाजार में, विश्व के बाजार में बेचा जाता था। मतलब हमारा कल्चर कितना महान था, ये आप इस इतिहास से पता कर सकते हैं कि डचों ने हम लोग के कपड़े को, अर्थात भारत के कपड़े को विश्व के बाजार में बेचा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कपड़े में कोई क्वालिटी रहा होगा, तभी इसके विश्व के बाजार में इसकी मांग थी, तभी ये डच लोग इसको बेचते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, चलिए। विश्व के बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रसिद्ध करने का श्रेय डचों को जाता है, ये तो सही बात है। डच भारत में अपना प्रभुत्व पूरी तरह से कायम नहीं कर पाया, तथा इनका व्यापार मुख्य रूप से इंडोनेशिया तक ही सीमित रहा। सही बात है, मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरह से अपना व्यापार जो है कि कायम नहीं कर पाए, और इनका व्यापार इंडोनेशिया तक ही सीमित रहा, ज़्यादा ये भारत में व्यापार नहीं कर पाए। इसका कारण पुर्तगाली जो पहले से आए थे और अंग्रेज जो अपनी सत्ता धीरे धीरे भारत में जमा रहे थे, इसके कारण से डच डर डर कर व्यापार करते थे। सही बात है, मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली तो जमे हुए थे ही, लेकिन अंग्रेज भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर दो कंपटीटर रहेगा तो हम मोनोपोली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेज पहले इसको हटाया, डच को हटाया, उसके बाद कुछ समय बाद जो है कि पुर्तगाली का भी धीरे धीरे वर्चस्व
कम होते जाएगा। लेकिन पुर्तगाली जो है कि सबसे पहले 1498 में आया था और 1961 में, मतलब आज़ादी के बाद जो पुर्तगाली सबसे लास्ट में गया। तो क्वेश्चन आता है कौन सा जो है कि यूरोपीय शक्ति है जो सबसे पहले आए और सबसे पहले भारत से गए, सॉरी सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए, तो वो पुर्तगाली हैं। ठीक है, पुर्तगाली का कहीं ना कहीं रोल आपका रहेगा। लेकिन इसके बाद से जो है कि बेदरा के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज का प्रभुत्व जो है कि पूरी तरह से भारत पे जमता ही जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि डर डर कर व्यापार करते थे। ठीक है, 1759 में यानी कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जो कि डचों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। बेदरा के युद्ध में डचों का अस्तित्व समाप्त हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेज और डचों का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज और डचों का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था, 59 में हुआ था। और इसको किस युद्ध के नाम से जाना जा सकता है? तो बेदरा के युद्ध से इसको जाना जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको हमेशा टिक करना है 1759 में हुआ था। किन के बीच हुआ? तो अंग्रेज और डच के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जो है कि विजय हुई और डचों की जो है कि बुरी तरह से पराजय हुई और ये भारत से पलायन कर गए। ठीक है, चलिए, इस युद्ध में अंग्रेज भारत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मौका दिया और वे आत्मविश्वास से भर गए। सही बात है, भारत में उन्होंने ये पहला युद्ध लड़ा और जीत भी गया, तो इससे इनका आत्मविश्वास जो है कि काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और फिर ये आगे अपना कारनामा करेंगे। ये आगे वाली वीडियो में बताएं कि अंग्रेज क्या क्या कारनामा किए हैं। ठीक है, अच्छा, और डचों का एक और कारण था इनके जो है कि अस्तित्व ना जमने का भारत में, कि इनका जो भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी थे कंपनी के, ये जो है कर्मचारी का होना जो है कि ये मतलब भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी कर्मचारी का होना जो है कि भारत में डचों का पलायन का एक कारण भी है। मतलब अंग्रेज और आपका पुर्तगाली तो है ही, लेकिन इसके कंपनी के ही खुद आदमी के गलती से भी जो है कि ये डच जो है कि अपना प्रभुत्व जो है कि भारत में नहीं जमा पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने डच को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डच समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक था, तुरंत से ख़त्म हो गया, क्योंकि ये छोटा टॉपिक इतना ही एग्ज़ाम में जो पूछता है वो मैंने बताया हूँ, और हमारे सिलेबस में भी इतना ही बातें हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप आईएएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे तो आप सबसे छोटा एग्ज़ाम ले लीजिए ग्रुप डी या फिर कांस्टेबल का, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता कहीं नहीं से, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, जो पढ़ाए हैं वहीं से आता है। चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे तो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिए, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। आप लोग इसे देखिएगा और नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए मैं डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश का एक में मिला के वीडियो लेते आऊँगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अंग्रेज अच्छे से चलेंगे, क्योंकि अंग्रेज से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ठीक है, पूछता यहाँ से भी है, लेकिन देखेंगे, इसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप क्लास में प्रेजेंट हो सके। हमारा क्लास का जो है कि शेड्यूल इस प्रकार है। मैं आपको थोड़ा शेड्यूल समझा देता हूँ अपने क्लास का। हमारे क्लास का शेड्यूल है, जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो तो क्लास का शेड्यूल जान रहे होंगे, क्योंकि वो हर क्लास कर रहे हैं। जो नए हैं उनके लिए है 6 बजे आपका करेंट का क्लास चलता है। ठीक है, 10 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह AM और 10 AM में आपका ग्रुप डी, MTS, GD, SSC सारे एग्ज़ाम का जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है 10 AM में। ठीक है, फिर आपका 2 PM दोपहर में SI का सेट चलता है, बिहार SI का। प्लानिंग चल रहा है UPSI का भी लाने का। ठीक है, अब ये कुछ कह नहीं सकते आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्लानिंग चल रहा है अभी। 9 PM में नाइट में आपका
मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्लास का शेड्यूल है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख लेंगे। और प्रीवियस वीडियो जो है कि सारे क्लासेस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से प्रीवियस ईयर में जाके प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर सब सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका, आप लोगों ने इतना समय दिया, और आप लोग को आगामी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद।